लोग ह्यूमन डिजीज, मानव जनित रोग और डिजीज के बारे में बताया था कि रोग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। फिर सबसे पहले अपन ने जेनेटिक डिजीज के बारे में पढ़ा था, आनुवांशिक रोगों के बारे में। आनुवांशिक रोगों को याद करने का एक सबसे आसान सा तरीका बताया था। एक लड़की थी जिसका क्या नाम था, और वो मधु गलती से कैसी थी, गंजी। और एक लड़का था जिसका क्या नाम था, हिमांशु, मोटा भी था। और मोटे लोग कैसे होते हैं फिर, डरपोक। दोनों चले गए जंगल में और रास्ते में क्या मिल गई उनको, रेड कलर की थैली। और उस रेड कलर की थैली को कहाँ ले गए थे वो, दराज में ले गए थे। ये पढ़ लिया था अपन ने पूरे के पूरे जेनेटिक डिजीज। लिख लिए थे आनुवांशिक रोग सारे, नाम लिख लिए थे उनके। क्वेश्चन एग्जाम में तुम लोगों से डायरेक्ट ऐसे पूछे जाएंगे कि कौन सा आनुवांशिक जनित रोग है या कौन सा आनुवांशिक जनित रोग नहीं है। चार ऑप्शन तुम्हें दे दिए जाएंगे, या तो 3 जेनेटिक देके और एक अलग पूछ लिया जाएगा, या 3 अलग देकर और एक जेनेटिक डिजीज पूछ ली जाएगी। चलो फिर आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। डिजीज ड्यू टू प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जनित रोगों को याद करने का सबसे आसान सा तरीका है, एक लड़की थी, का नाम है पायल। क्या नाम है, और ये पायल इतनी अमीर थी कि इसका खुद का क्या था, मकान था। तो हमारी जो ट्रिक है वो ट्रिक यही है कि पायल का मकान है। ये सबसे आसान तरीका है किसको याद करने का, प्रोटोजोआ जनित बीमारियों को याद करने का। अब यहाँ से एक एक बीमारी के बारे में हम लोग कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पायल, और पायल से जो बीमारी बनेगी वो बनेगी पायरिया। कौन सी बीमारी बनेगी, पायरिया। पैरिस्टोडाइसिस पायरिया। एम से जो बीमारी बनेगी वो बनेगी मलेरिया। से बनेगा एंड अमीबा। चलो ये है अपने पास प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। लिखना बंद करो, सबसे पहले इनके बारे में चीज़ों को सीखेंगे अपन, और बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनने की कोशिश करोगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पायरिया। पायरिया बीमारी के अंदर क्या होता है कि हमारे जो मसूड़े होते हैं, जो गम होते हैं, यहाँ से ब्लड का स्त्राव होना स्टार्ट हो जाता है, यानी मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक अगर ब्रश करते रहते तब भी हमारे जो मसूड़े हैं, गम है, ये छिल जाते हैं और हल्का हल्का यहाँ से रक्त का स्त्राव होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिजीज कंसिडर की जाती है किसके अंदर, इस पायरिया बीमारी के अंदर। और सेम सिम्टम्स है वो हमें विटामिन सी की कमी से भी रोग है जो होता है स्कर्वी। उस स्कर्वी रोग के अंदर भी अपने को सेम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वहां भी गम और माउथ से ब्लड है वो हल्का हल्का आना स्टार्ट हो जाता है, मुंह और मसूड़ों से रक्त का स्त्राव होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर अपन बात करें पायल से कौन सी बीमारी बनेगी, पायरिया। और ये जो पायरिया बीमारी है ये किसके कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है। क्लियर। इस पूरी की पूरी बीमारी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अपने से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे तुम्हें मलेरिया को लेकर। अगर अपन बात करते हैं मलेरिया, तो इस मलेरिया का एक वाहक होता है। क्या होता है, एक वाहक, एक कैरियर होता है।
और उस वाहक का नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। और इसी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक पूरा का पूरा फैमिली है, एक ग्रुप है, एक परिवार है। और इस परिवार का एक सदस्य है, एक मच्छर है। तो अगर अपने से पूछ लिया जाए मॉस्किटोज यानी मलेरिया का जो मच्छर है, उस मलेरिया के मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन सा आ जाएगा? मादा एनाफिलीज मच्छर। और इसी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? मलेरिया बीमारी हो जाती है। इस मलेरिया बीमारी के अंदर जो प्रभावित अंग है, जो अफेक्टेड जो पार्ट होता है अपने पास, प्रभावित अंग, अफेक्टेड जो पार्ट होता है वो होता है अपने पास प्लीहा, जिसको अपन बोलते हैं स्प्लीन। इस स्प्लीन को बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। और ये जो स्प्लीन है वो हमारे दोनों साइड इधर की तरफ पाई जाती है। जब भी किसी व्यक्ति की मलेरिया बीमारी हो जाती है तो तुम लोगों ने नोटिस किया करो कि वो अपने पूरी की पूरी बॉडी को दोनों तरफ यहाँ से पकड़ता है, वो नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करता है। बहुत भयंकर पेन होता है उसके दोनों तरफ यहाँ पर, क्योंकि जो अफेक्टेड पार्ट रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? प्लीहा, जिसको अपन बोलते हैं स्प्लीन। और आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, डेड प्लेस है, वो भी कौन सा बताया था तुम लोगों को? प्लीहा या तिल्ली। फिर अपन बात करते हैं कि जब भी एक टाइम ऐसा आया था जब ये मलेरिया है वो पूरे के पूरे देश के अंदर एज अ पेंडेमिक के रूप में उभर कर आई थी। जैसे कोविड आया था, वैसे ही एक समय 2005-6 के टाइम में कौन सी बीमारी उभर के आई थी? मलेरिया। और जब भी अगर कोई महामारी आती है तो उसका सबसे आसान सा तरीका होता है घरेलू उपचार, होम रेमेडीज, या कोई ना कोई आयुर्वेदा के अंदर अपने पास ऐसे ना ऐसे उपचार दिए हुए रहते हैं कि उनको पढ़ के और हम लोग होम रेमेडीज बनाते हैं, और घरेलू उपचार ही इन सभी बीमारियों के अंदर कारगर साबित होते हैं। वैसे ही इस मलेरिया की बीमारी को बचने के लिए जो इलाज बनाया था वो इलाज था कुनैन। क्या था? सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन कौन सा था अपने पास? कुनैन। और ये कुनैन है वो कहाँ से प्राप्त की गई थी? तो एक पेड़ था सिनकोना बेलाडोना, पेड़ का नाम है सिनकोना बेलाडोना, पेड़ की छाल से। जैसे अपन बचपन में क्या करते थे, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, चोट लग गई, घुटने पे लगी है, कोनी पे लगी है, तो नीम की छाल लेते थे, उसको घिसते थे और वो एंटीबायोटिक का, एंटीसेप्टिक का काम करता था अपने पास। वैसे ही इस सिंकोना बेलाडोना नामक पेड़ की छाल लो, उसका मिक्सचर बनाओ, मिक्सचर बना के उस चूर्ण को ले लो, तो फिर कौन सी बीमारी ठीक हो रही थी? ये मलेरिया बीमारी है, ये ठीक हो रही थी। और उससे जो दवाई बनी है वो दवाई अपन ने जो इलाज है उस इलाज को क्या नाम दे दिया अपन ने? कुनैन नाम दे दिया है। वही अपन बात करते हैं अब ये जो होम रेमेडीज है इसी से फिर मेडिसिन फॉर्म के अंदर इसकी दवाइयाँ बनाई गई है। तो अगर अपन बात करते हैं इसकी दवाई की, इसकी दवाई का नाम है क्लोरोक्वानिन। क्या नाम है? क्लोरोक्वानिन, जो इसकी दवाई का नाम है। लिखो, एक बार यहां से लिखना स्टार्ट करो इसको।
सारी बीमारियों के नाम लिख लेना एक सीक्वेंस से। ए का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मकान को पूरा करने के लिए बनाया अपन ने। नाइन्टी 99% केस में बीमारियों से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि मलेरिया किस प्रकार का रोग है, प्रोटोजोआ से होने वाला। कालाजार किस प्रकार का रोग है, प्रोटोजोआ से होने वाला। लिख लिया। चलो फिर मलेरिया के बारे में कुछ और चीजें हैं वो लिख लो यहाँ से। यहाँ से एक एक पॉइंट और सीखोगे। ये जो मलेरिया है, इस मलेरिया के मच्छर को गेम बुशिया फिश खाती है। कौन सी फिश? गेम। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मलेरिया के मच्छरों को कौन सी फिश, कौन सी मछली खाती है? गेम बुशिया फिश। दवाई का नाम पूछ लिया जाए तो क्लोरोक्वानिन। और सॉल्यूशन अगर पूछ लिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा? कुनेन। अफेक्टेड पार्ट लिख लेना इसका, स्प्लीन। मॉस्किटोज लिख लेना, मादा फीमेल एनाफिलीज। और कैरियर लिख लेना इसका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। लिखा क्या? मलेरिया के मच्छर को कौन सी मछली खा जाती है? गेम्बुशिया फिश। चलो फिर अपन बात करते हैं मलेरिया के बाद में एंट अमीबा। हाँ, अगर अपन इसके टाइप्स की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग जो मॉस्किटोज होते हैं, उन मॉस्किटोज के ऊपर डिपेंड करता है। ये इस पूरे के पूरे मलेरिया की जो फैमिली बताई है, जो कैरियर बताया ना मैंने, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का पूरा परिवार है, उसके अंदर अलग अलग मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग टाइप्स के उनके अंदर क्या करते हैं, डिजीज। जैसे कोविड था, तो कोविड के अंदर भी तुमने देखा होगा कि अलग अलग डोज बनी थी, एक कोविशील्ड बनी थी और एक कोवैक्सीन बनी थी। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग बॉडी के ऊपर कि कौन सी बॉडी के ऊपर कौन सी जो अपने पास ये वैक्सीनेशन है वो सूटेबल हो रहा है। वैसे एक पूरी की पूरी फैमिली है, उस फैमिली को ही कंसिडर करते हैं अपन कौन सा?
हाँ, जो पूरा का पूरा जो फैमिली है, जो ग्रुप है, वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब अपने को वहां से कंसिडर करना है कि पूरा का पूरा जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, उसी के अंदर वो पूरा का पूरा ग्रुप आएगा जो अलग अलग इस मलेरिया को क्या करता है, फैलाता है। अपने सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज पूछी जाती है कि मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। और मलेरिया से जो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते थे वो मैंने तुम्हें सारे के सारे कंसिडर करवाए। दवाई का नाम, इलाज का नाम, गेम्बुशिया फिश, प्रभावित अंग, मच्छर और कैरियर। क्लियर है? चलो फिर अपन बात करते हैं एंट अमीबा की। तो इस एंट अमीबा के अंदर ये चीज समझने की कोशिश करना, ये है एंट, और एंट का मतलब क्या होता है, चींटी। बचपन में अपन पढ़ते थे। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो एंट अमीबा है, ये अमीबा है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर जाकर जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो होता है अपने पास लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। और इस बड़ी आंत को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है कौन, ये एंट अमीबा वाला प्रोटोजोआ। अब वो क्या करता है वहां पर जाकर, अब चींटी है, चींटी अगर हमारे हाथ पे अगर काटने लगेगी तो बताओ वहां से घाव हो जाएगा क्या, हल्की सी स्वेलिंग आएगी और उसमें बीच में छोटा सा छिद्र हमें देखने को मिलता है। तो वैसे ही लगातार ये क्या करता रहता है, उस बड़ी आंत में पहुंचकर वहां पर घाव कर देगा, और घाव होने के कारण फिर वहां से रक्त का स्त्राव होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, बड़ी आंत के अंदर अगर रक्त का स्त्राव हो रहा है तो सिंपल सी चीज है, जैसे हम लोग मल या ये अगर अपन बात करते हैं मल का त्याग करने की कोशिश करेंगे तो वो जो रक्त है वो मल के साथ ही किधर की तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ। क्योंकि खाना जितना पचना रहेगा वो छोटी आंत में पच जाएगा, फिर बड़ी आंत जल का अवशोषण कर लेगी, बाकी जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है या अपशिष्ट भोजन है वो बाहर मल के रूप में अपन निकाल देते हैं। तो दस्त के साथ रक्त का स्त्राव होना स्टार्ट हो जाता है, कौन सी बीमारी के अंदर, इस एंट अमीबा बीमारी के अंदर। क्लियर है? फिर अपने से एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, कालाजार। इस कालाजार के अंदर लिशमेनिया मच्छर होता है, कौन सा होता है, लिशमेनिया। एरो बना के लिख लो, कालाजार के अंदर इस लिशमेनिया के कारण कौन सी बीमारी होती है अपने पास, कालाजार बीमारी होती है। अब पता है इसके काटने के कारण व्यक्ति के शरीर में क्या अपने को चेंजेस देखने को मिलती है। इसमें जो बुखार आती है व्यक्ति को, वो रुक रुक कर आती है। बुखार का रुक रुक कर आने का मतलब है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी कालाजार बीमारी है, तो वो लगातार 3 दिन तक बहुत तेज तरीके से क्या होगी, उसके बुखार होगी, और बुखार के अंदर वो लाल पीला हो जाएगा बहुत तेज तरीके से। फिर 3 दिन के बाद में ऑटोमेटिक उसके शरीर से बुखार निकल जाएगी और उसको ऐसा फील होगा कि जैसे मेरे बुखार थी नहीं। फिर अगले 10-15 दिन, महीने भर तक वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। फिर अचानक से उसके शरीर में क्या आ जाएगी, बुखार आ जाएगी। तो ये जो फीवर है वो रुक रुक कर होता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर होता है, उसको बोला जाता है क्या, कालाजार बीमारी। ठीक है? वही अपन बात करते हैं निद्रा रोग। तो ये जो निद्रा रोग है ये टीसी मक्खी के काटने से होता है, कौन सी मक्खी के काटने से, टीसी, और हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें तसे तसे। अगर अपन बात करते हैं तो ट्रिपेनोसोमियासिस, इसका एक पूरा का पूरा अपन कंसिडर करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम जो होता है टीसी मक्खी का, वो होता है ट्रिपेनोसोमियासिस। इस टीसी मक्खी के काटने के कारण क्या होता है, व्यक्ति है, अब देखो अनिद्रा का मतलब होता है कि उसको नींद का कम आना। अब नींद नहीं आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और नींद आने के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर अपन सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं स्लीप डिसऑर्डर की, तो स्लीप डिसऑर्डर है वो कौन सी मक्खी के काटने के कारण होता है, तसे तसे मक्खी के काटने के कारण या टीसी मक्खी के काटने के कारण। वही अपन बात करते हैं इस फाइलेरिया हाथी पांव रोग की, तो ये जो फाइलेरिया हाथी पांव है ये बालू मक्खी के काटने से होता है, कौन से, बालू मक्खी यानी सैंड मे फ्लाई। बालू मक्खी सैंड मे फ्लाई के काटने से कौन सा रोग हो जाता है अपने पास, हाथी पांव। और इस हाथी पांव के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के जो पांव है उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और वो सूजकर किसके आकार के समान हो जाते हैं, हाथी के पांव के आकार के समान हो जाते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है हाथी पांव, फील पांव या फाइलेरिया। इनके नाम लिख लो, कालाजार के आगे लिख लेना लिशमेनिया, निद्रा रोग के आगे लिख लेना टीसी मक्खी के काटने के कारण, और हाथी पांव के आगे लिख लेना बालू मक्खी के काटने के कारण।
बताओ लिखा क्या? तो ये थी अपने पास पायरिया से होने वाली बीमारियां। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फंगस डिजीज या डिजीज ड्यू टू फंगस, यानी कवक जनित रोग, कि कवक से कौन कौन सी बीमारियां होती है। फंगस का मतलब तो समझते होंगे, तुम लोग जानते होंगे। देखो, जब भी अगर अपन बात करते हैं फफूंदी की, फंगस की, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है इस फंगस के अंदर। फंगस है जो नॉर्मली मैं एक रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे रोटी होती है अपने पास, गरम गरम रोटी अगर अपन खा लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। ठंडी रोटी अगर अपन खाते हैं तो हमें थोड़ी कम स्वादिष्ट लगती है। वही रोटी अगर एक दो दिन की हो जाती है तो उसके ऊपर फफूंदी या फंगस आना स्टार्ट हो जाता है, स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं धीरे 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 फिर हम लोग उसको जानवरों को डाल देते हैं या उसको साइड में निकाल देते हैं। सेम ऐसे ही जो फंगस है वो आचार के ऊपर भी आ जाता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी फंगस या फंगल इन्फेक्शन जैसी बीमारियां वो हमें देखने को मिलती है। चलो बात करते हैं अपन कवक जनित रोग की। डिजीज ड्यू टू फंगस। तो देखो, एक लड़की थी, मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर, उस लड़की का क्या नाम था? बताओ भाई, जेनेटिक के अंदर क्या था? मधु कैसी थी? और इस बार वो तुम लोगों की क्या बन चुकी है? हाँ, बोलो भाई, क्या बन चुकी है? अरे दादी कहाँ दिख रही है? नजर कमजोर हो गई क्या? अब एक लड़की है या तुम्हारी जो दीदी है वो कैसी है? गंजी है। अब अगर कोई दीदी गंजी है तो उसके साथ समस्या है, डॉक्टर के पास जाएगी और डॉक्टर साहब बोलेगी कि डॉक्टर साहब मैं गंजी हूँ, मुझे कोई ना कोई तो सॉल्यूशन बताओ। तो फिर डॉक्टर इसको बोलेगा कि बेटा तू फ्रूट खा और डेली खा। क्या खाने के लिए बोलेगा? फ्रूट खाने के लिए। तो गंजी दीदी फ्रूट खाए डेली। ये अपने पास लॉजिक है किसको याद करने का? फंगल डिजीज को याद करने का, कवक जनित बीमारियों को याद करने का। अब यहाँ से हम लोग सिंपली कनेक्ट करेंगे, गंजी से कौन सी बीमारी नजर आती है तुम्हें? गंजापन। कौन सी बीमारी नजर आएगी? गंजापन, बाल्डनेस। अब यहाँ पर मेजर डिफरेंस है, एक तो अपन ने जेनेटिक डिजीज देखी थी बाल्डनेस वाली, जहाँ पर हेयर फॉल के बारे में मैंने बताया था कि किसी के फादर के अगर हेयर फॉल है तो उनसे होने वाले बच्चों में भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उनके भी क्या हो? हेयर फॉल हो। लेकिन फंगल डिजीज है, वो फंगल डिजीज के द्वारा जो बाल्डनेस होता है उसका केस, उसका सिनेरियो अलग होता है। बहुत बार क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको घर वाले नहलाते हैं। क्यों? ताकि वो अच्छे से उनको नहला सके, शरीर को बढ़िया तरीके से पहुंच सके। धीरे 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 हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार बहुत जल्दी में रहते हैं, ठीक प्रकार से नहीं नहाते हैं, सर में साबुन लगाते हैं, सर को ठीक प्रकार से नहीं धो पाते हैं, तो वो साबुन धीरे 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 हमारे सर में ही रह जाता है, और वो वाइट वाइट क्या बना लेता है? फिर पपड़ी, वो डेंड्रफ का रूप बन जाता है। उसी डेंड्रफ पे फिर हमारे खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है, और खुजली चलने से फिर धीरे 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 वहां पर रेड रेड चेक्स बन जाते हैं, और एक पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाता है जहां पर फंगल डिजीज है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बोलता है कि बेटा पहले तो तू गंजा हो जा, क्योंकि इतने घने जंगल में मेरे को नहीं दिखेगा कि तेरे फंगल जो इन्फेक्शन है वो कितनी दूर तक फैल रहा है। तो उसके कारण जो गंजापन आता है वो आता है किसके कारण? इस कवक जनित बीमारी के कारण। बताओ, आई क्या बात समझ में? इसमें बाल आ सकते हैं वापस, लेकिन जो जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण जो बाल्डनेस आता है उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो यहाँ से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि फंगल जो डिजीज है वो पूरे के पूरे हमारे सिर के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाता है। फंगल डिजीज से बचने का एकमात्र सीधा सा उपाय है खुद की समझदारी, खुद की अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोग नहाओ प्रॉपर तरीके से, शरीर को पूछो प्रॉपर तरीके से, और बाकी के जितने भी अदर डस्ट पार्टिकल है इन सब से बचने की कोशिश करो। बताओ, यहां से ये चीज समझ में आई क्या? वही अपन बात करते हैं दीदी, और दीदी से बनेगा दाद, जिसको बोलते हैं अपन रिंग वर्म। अब अगर इस रिंग वर्म की अगर अपन बात करते हैं तो रिंग वर्म का सिंपल सा मीनिंग है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहाने के बाद अपने शरीर को पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाते। हमारे बॉडी के अंदर मॉइस्चराइज बना रहता है, नमी बनी रहती है, और गीले गीले शरीर पे अगर अपन कपड़े पहन लेते हैं तो वो कपड़े भी कैसे हो जाएंगे?
नमी वाले हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर हमारे शरीर के अंदर इचिंग, खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है। खुजली चल के एक गोलाकार आकृति के अंदर लाल लाल रंग के छोटे 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 दाने से उभरने लगते हैं और इसीलिए इसका जो आकार है वो एक रिंग के जैसा बनता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, रिंग वॉर्म नाम दिया गया है। रेड कलर के चेक्स हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने, और यहाँ पर बहुत तेज तरीके से खुजली चलती है। और ये ज्यादातर जो बीमारी है वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स या जननांगों के आसपास हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसी बीमारियों को होने के बाद में अपने आप में बहुत शाई फील करते हैं। शाई फील होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जाओ आराम से डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां है अगर एक बार तुम्हारे शरीर में आ गई ना ये बीमारी, तो ये बड़ी आसानी से नहीं जाती है। और अगर तुम लोगों ने इसकी तरफ अगर ध्यान नहीं दिया तो ये तुम्हारी बीमारी है वो कभी भी पीछा नहीं छोड़। एक टाइम के बाद क्या होता है कि हम लोग थोड़ा बहुत ठीक हो जाते हैं और फिर पूरे के पूरे मेडिसिन या जो भी अपने पास में ये ट्यूब या क्रीम या पाउडर जो भी अपने को प्रोवाइड करवाया जाता है हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। बट याद रखना ये फंगल डिजीज ऐसा ऐसी बीमारी है, जब भी तुम्हारी बॉडी के अंदर मॉइस्चराइजर बनेगा, वापस से नमी बनेगी, 100% ये बीमारी है वो वापस से आ जाएगी। फंगल डिजीज को अगर पूरी तरीके से खत्म करना है तो लगातार कम से कम कितने मंथ का अपने को मेडिसिन लेना पड़ेगा, 6 मंथ का। क्योंकि 6 महीने अगर कोई भी फंगल डिजीज हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है तो लगातार 6 महीने तक उसका दवाई लेने के बाद में वो पूरी की पूरी स्किन को क्या करके देगा, अपने को नई स्किन बना के देगा। फिर उस नई स्किन पे फंगल डिजीज आना इतना ज्यादा आसान नहीं है। अब मैंने तुम्हें बताया था या तुम लोगों ने सुना होगा कि राजस्थान है वो वीरों की धरती है, सुना होगा तुम लोगों ने। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देवता लोग हुए हैं, ऐसे लोग देवता हुए हैं जिनके चमत्कार आज भी हमारे यहाँ बीच में प्रेजेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग लोक देवताओं को मान्यता देते हैं। तेजा जी महाराज हो गए, गोगा जी महाराज हो गए, पाबू जी हो गए, रामदेव जी हो गए। वैसे ही अगर अपन बात करते हैं तो टोंक जिले के अंदर एक मंदिर बना हुआ है डिगी कल्याण जी महाराज का, सुना होगा तुम लोगों ने। सबसे भयंकर जो भीड़ जाती है इस पैदल यात्रा में वो कौन से भगवान की जाती है, डिगी कल्याण जी महाराज के जाती है। टोंक जिले के अंदर मंदिर बना हुआ है और वहां पर सारे के सारे दुखियारी लोग इसी प्रकार के जाते हैं जिन पे फोड़े फुंसी हो रखे हैं, कोढ़ की बीमारी हो रखी है, फंगल डिजीज हो रखे हैं, शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल रखे हैं। इस प्रकार के जितने भी रोगी है वो अधिकतर कौन सी जगह जाते हैं, डिगी कल्याण जी महाराज के। वहाँ एक कुंड बना हुआ है और उस कुंड में स्नान करना पड़ता है, स्नान करके मंदिर के दर्शन करो। और जो उस मंदिर का पूरा एरिया है 1-1.5 किलोमीटर का, ऐसा माना जाता है, ऐसे सुनने को आता है कि जैसे ही तुम लोग मानते हो कि ये बीमारी है मेरी पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए, फिर तुम्हें उस पूरे के पूरे 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में तुम्हें वापस पीछे की तरफ घूमकर नहीं देखना पड़ता। अगर तुम लोग पीछे की तरफ घूमकर देख लिए तो वो चीज है वो पूरी तरह, वो लॉजिक भी फेल हो जाता है तुम्हारा, बुलाती है मगर नहीं। तो अगर तुम्हें बीमारी छोड़नी है तो फिर तुम्हें बिल्कुल सही निकलना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वाकई में होती है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, जिनमें ऊपर की आती है उनका इलाज कहाँ पर होता है, मेहंदीपुर बालाजी में। वहीं अगर अपन बात करते हैं तो ओम बना जी की कहानी तुम लोगों ने सुन रखी होगी। तो बहुत सारे ऐसे लोक देवता हुए हैं हमारे राजस्थान में जिनकी मान्यता आज भी है और इसलिए उनकी लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो इस प्रकार का ये जो रिंग बॉम वाला जो जिसके भी अगर सीन हो तो एक बार उसको कहाँ पर जाना चाहिए, डिगी कल्याण जी महाराज। बाकी डॉक्टर के पास तो जाओगे जाओगे। फिर अपन बात करते हैं फ्रूट, और फ्रूट से जो बीमारी बनी है वो बनी है फूड एथलीट। फूड एथलीट का मतलब होता है कि जब भी अगर वो लोग जो ज्यादातर पानी के अंदर काम करते हैं या पानी से संबंधित अगर उनका कोई कार्य रहता है, तो तुमने देखा होगा कि जब भी जनरली हम लोग संडे वाले दिन कपड़े लेके बैठते हैं, 1-2 घंटे तक अगर कपड़े लगातार धो रहे तो हमारे ऊपर हाथों और पाँवों की स्किन अलग ही हो जाती है क्या, यस या नो। हमारे हथेलियों पे यहाँ छोटे 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 छाले टाइप में हो जाते हैं, फिर अपन उसको पकड़ के खींच लेते हैं, स्किन अलग हटा देते हैं। वैसे ही वो लोग जो अधिकतर जल के अंदर कार्य करते हैं, जिनका काम ही पानी से संबंधित होता है, उनकी जो पाँव की अंगुलियां है उन पाँव की अंगुलियों के अंदर छोटे 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 छाले होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो छाले हैं वो फिर बड़ा रूप ले लेते हैं और धीरे 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 पाँव में पूरे पाँव के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर टाइम पे समय रहता है, अगर इसका इलाज अगर नहीं करवाया जाता तो ये जो फूट एथलीट बीमारी है पूरे के पूरे पाँव से होते हुए पूरे के पूरे शरीर में फैलने लग जाती है। और कभी कभार इतनी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए अपने पाँव भी कटवाने पड़ जाते हैं। तो ये जो फूट एथलीट बीमारी है ये भी किसके कारण होती है,
फंगल डिजीज के कारण, कवक जनित रोग के कारण। खाए से बनाएंगे अपन खुजली, इचिंग। और देखो, अगर तुम लोग मानो या नहीं मानो, खुजली तो सबके शरीर के अंदर है। अगर मैं बोलूँ तो तुम्हारे अंदर भी खुजली है, तभी तो तुम लोगों ने घर पे बोला होगा कि पापा मुझे जयपुर जाना है, स्टडी एक्सप्रेस में मुझे क्या करनी है, तैयारी करनी है। और पापा ने बोला होगा, क्योंकि पापा के तो खुजली चली नहीं होगी कि बेटा अलमारी में 20-25 हज़ार रुपये पड़े हैं, तो जा जयपुर और बढ़िया मजे करके और उसको उड़ा दे। खुजली किसके चली है? तुम्हारे चली है। पढ़ना भी मुझे और तैयारी भी मुझे ही करनी है। तो भाई जब खुजली तुम्हारे चली है तो मिटानी भी तुम्हें ही पड़ेगी। और खुजली कब मिटेगी? जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये लाइलाज बीमारी है। कैसी कैसी बीमारी है? लाइलाज। अगर समय रहता है, अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई तो जिंदगी भर तुम्हें परेशान करेगी। इसीलिए समय रहते अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो ये जो टाइम है वो तुम्हें उम्र भर क्या करेगा? परेशान करेगा। काश उस टाइम अगर मैं बढ़िया से मेहनत कर लेता, सही मौका था, सही समय था, तो आराम से नौकरी लग जाती। वरना जिंदगी भर फिर तुम्हारे क्या चलती रहेगी? क्लियर है? चलो, डेली से फिर अपन जो बीमारी बनाएंगे वो बनाएंगे अपन दमा या अस्थमा। और दमा या अस्थमा है, ये एक श्वसन संबंधित बीमारी भी है। सांस लेने में व्यक्ति को क्या आती है? इसके अंदर तकलीफ आती है। ये एक ऐसी बीमारी है जहां पर व्यक्ति पूरी तरीके से उसको खुद को समझ में नहीं आता कि करना क्या रहता है। डॉक्टर बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन अगर हो जाती है इस दमा या अस्थमा के अंदर, तो डॉक्टर एक पंप देता है। उस पंप को मुंह में डालने के बाद में प्रेस करना पड़ता है बहुत तेज, ताकि एक पूरा का पूरा जो एयर प्रेशर है वो हमारी ट्रेकिया के अंदर जाता है। जैसे तुमने देखा होगा, होली वाले दिन जो पिचकारी आती है, उस खाली पिचकारी को एक मिट्टी का ढेर बनाकर अगर उसमें चलाओगे तो बताओ वो मिट्टी को बाहर की तरफ फेंकती है क्या? यस या नो? क्योंकि एक पूरा का पूरा वायु का प्रेशर जाएगा एक साथ। वैसे ही उस पंप को प्रेस करते हैं तो हमारी ट्रेकिया में वो एक प्रेशर फेंकता है। और उस प्रेशर से कि जो भी हमारे यहाँ पर इस ट्रेकिया में बलगम इकट्ठा हो रखा है या जो भी गंदगी अगर इकट्ठा हो रखी है, तो उससे हमें सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ होती है। व्यक्ति लंबा लंबा सांस लेना स्टार्ट कर देता है। और अगर वो पूरी तरीके से अगर वो ट्रेकिया क्लियर नहीं होती है या साफ नहीं होती है तो व्यक्ति को सांस नहीं आता। और सांस नहीं आने से व्यक्ति की क्या हो सकती है? मौत हो सकती है। तो ये सारी की सारी जो डिजीज थी वो किसके कारण होती है अपने पास? कवक से होती है। लिख लो इसको, कवक जनित रोग। तो आनुवंशिक रोग हो गए हैं, प्रोटोजोवा वाले हो गए हैं, और कवक जनित हो गए हैं। अब अपन पढ़ेंगे वायरस डिजीज। देखो, 5 प्रकार के रोग है टोटल। 5 में से 4 पढ़ लो। जो 5वां अगर नहीं पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि अगर ये 4 याद है और अगर इनमें से अगर कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो ऑटोमेटिक डिजीज किसके कारण हो जाएगी? 5वें के कारण। बाकी मैं तो 5 ही पढ़ाऊंगा। ऐसे मत सोचना कि सर 4 ही पढ़ा के रह जाएंगे। मैं तो तुम्हारे लिए थोड़ा काम आसान कर रहा हूँ कि 5 में से अगर तुम लोग 4 भी याद कर लोगे तो भी 5वां बाई ऑप्शन बड़ी आसानी से तुम लोग क्या कर पाओगे? एलिमिनेट कर पाओगे। लिखो आगे, वायरस जनित बीमारियां, विषाणु से होने वाले रोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वायरस।
तो वायरस कोई और अलग चीज नहीं है, तुम्हारे जैसा ही है। अगर किसी ने वायरस नहीं देखा है तो अपने आप को देख लेना। एक होता है अपने पास सजीव और एक होता है अपने पास निर्जीव। एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। तो इस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की ये जो चेन है, ये चेन ही क्या कहलाती है अपने पास? वायरस कहलाती है। कि वायरस ना तो प्रॉपर तरीके से लिविंग है और ना ही प्रॉपर तरीके से नॉन लिविंग है। इन दोनों के बीच की जो चेन होती है, जो बीच की जो कड़ी होती है, वही क्या कहलाती है अपने पास? वायरस कहलाती है। इस वायरस की जो खोज है वो करी है इवॉन्स्की ने। वायरस की खोज है वो किसने करी है? इवॉन्स्की ने करी है। और ये जो इवॉन्स्की है, इसने जिसके अंदर वायरस खोजा है वो खोजा है TMV, मोजेक वायरस ऑफ टबेको, तंबाकू का मोजेक वायरस। बहुत सारे लोगों को देखा होगा तुम लोगों ने, तंबाकू का सेवन करते हैं वो। तो उस तंबाकू के अंदर कौन सा वायरस देखने को मिलता है अपने को? मोजेक वायरस। तो वायरस है वो सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। वायरस को हम लोग हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम लोग हमारी आंखों से अगर देख लेते तो जैसे मच्छर को मारते हैं वैसे वायरस को भी मार सकते थे। फिर तो हमारे शरीर के अंदर वायरस जाता ही नहीं। और शरीर के अंदर अगर वायरस नहीं जाता तो वायरस जनित बीमारियां भी हमारे शरीर में नहीं जाती। तो याद रखना, ये जो वायरस है, इस वायरस को अपन नेक्ड आईज यानी नग्न आंखों से अपन इसको विजिबल नहीं है, ये इसको नहीं देख सकते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच वाली चेन है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस की जो खोज है, डिस्कवर है, वो किसने करा था? इवॉन्स्की ने करा था। और इवॉन्स्की ने जो सबसे पहले वायरस देखा है वो कौन सा देखा है? TMB यानी तंबाकू का मोजेक वायरस, मोजेक वायरस ऑफ टेबेको। वही अपन बात करते हैं, इस वायरस को है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज है वो करी थी नॉल एम रुस्का ने। किसने करी थी? नॉल एंड रुस्का नामक व्यक्ति थे जिसने किसकी खोज करी है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। और इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही हम लोग किसको देख सकते हैं? वायरस को देख सकते हैं। लिखो इतनी चीजें सबसे पहले। लिखो, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। वायरस इज अ चेन बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। Virus is a chain of living or non-living things. इसकी खोज इवॉन्स्की ने की। डिस्कवर्ड बाय इवॉन्स्की। और लिख लेना, इसने तंबाकू का मोजेक वायरस खोजा। He discovered मोजेक वायरस ऑफ टबेको। डिस्कवर्ड मोजेक वायरस ऑफ टबेको। फिर आगे लिखना, वायरस को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। वायरस कैन बी विजिबल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर आगे लिख लेना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल एव रुस्का ने की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज डिस्कवर्ड बाय नॉल एव रुस्का।
चलो अब फिर हम लोग जानेंगे कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है। देखो, दो लड़के थे, एक का नाम था सारांश। क्या नाम था? और एक का नाम था, एक उनकी मम्मी थी, एक उनकी मौसी थी, और एक था उनका, क्या समझ रहे हो? दो लड़के थे, एक का क्या नाम था? सारांश। एक कौन थी उनकी? और एक कौन था उनका? इन सभी लोगों ने मिलकर और एक हरे रंग का डमरू देखा। कौन से रंग का डमरू? हरे रंग का डमरू देखा, और उस हरे रंग के डमरू को पकड़ कर आए हैं। कौन से रंग का था डमरू? है हरा। चलो, यही है अपने वायरस से होने वाली सारी की सारी डिजीज। अगर अपन बात करते हैं सारांश और चंदू की मम्मी की मौसी का जीजा हरे रंग का डमरू पकड़कर आए हैं। अब यहाँ से एक बीमारी के बारे में हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सारांश से बनेगा सार्स। क्या बनेगा? इस सार्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है तुमसे। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेशन सिंड्रोम। देखो यहाँ पर नाम किसका आ रहा है? रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन। और पूरा का पूरा वर्ड ही रिलेट हो रहा है सारांश, सार्स, सांस। यानी इस पूरी की पूरी बीमारी में हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या लेने में तकलीफ होती है? सांस। जो कोविड-19 आया था वो कौन सी फैमिली का मेंबर था? इसी सार्स फैमिली का मेंबर था। और कोविड-19 के अंदर भी तुमने देखा होगा कि व्यक्ति को सांस लेने में क्या आ रही थी? दिक्कत आ रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी आ गई थी, और कहीं ना कहीं व्यक्ति है वो सांस नहीं आने की वजह से अपने दम है वो छोड़ रहा था। तो इस पूरे की पूरी बीमारी के अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे, इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। सार्स का पूरा नाम क्या होगा? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेशन सिंड्रोम। कौन सा अंग प्रभावित होता है इसके अंदर? लंग्स यानी फेफड़े। और सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है कि सांस लेने में, व्यक्ति को सांस लेने में क्या आती है? तकलीफ आती है। वहीं सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे चंदू। और चंदू से जो बीमारी बनेगी वो बनेगी चेचक, चिकन पॉक्स। कौन सी बनेगी? चिकन पॉक्स। अब इस चेचक बीमारी के बारे में हम लोग चीजें समझेंगे। ये एक तरीके का कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी संक्रामक बीमारी है। वायरस वाली सारी की सारी कैसी है? संक्रामक बीमारी है, जो छूने से फैलती है। अगर हमने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बीमार हो और हमारे मुंह के सामने आकर अगर खांस रहा है या छींक रहा है, तो हम लोग यही बोलते हैं कि भाई थोड़ा साइड में होके भी खा सकता है या छींक सकता है, क्योंकि वो जो सारे के सारे वायरल इन्फेक्शन है वो हमारे शरीर के अंदर भी आ सकते हैं और हम भी बीमार हो सकते हैं। वैसे ही ये जो चेचक बीमारी है, ये जो चेचक बीमारी है, ये सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर इसके जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं कि शरीर में छोटे 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 लाल लाल रंग के क्या हो जाते हैं? दाने उभरना स्टार्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे रेड रेड पिंपल्स से होने स्टार्ट हो जाते हैं। व्यक्ति के शरीर में बहुत तेज क्या आती है? बुखार आती है। और शरीर पूरा का पूरा कैसा है? टूटने से लगता है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके पूरे के पूरे बॉडी के सिम्टम्स को देखकर बोल देता है कि इसके माता निकल आई। यही बोलते हैं अपन। और ये जो चेचक है वो दो प्रकार से कंसिडर देखने को मिलता है अपने को। एक होता है छोटी माता और एक होता है बड़ी माता। एक होता है अपने पास स्मॉल पॉक्स और एक होता है अपने पास, देखो, छोटी माता के अंदर 99% केस के अंदर इंसान है वो बच जाता है।
लेकिन बड़ी माता के अंदर 99% केस के अंदर इंसान है वो मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये बीमारी होती है तो ये हवा के अंदर बहुत तेज तरीके से क्या होती है, फैलती है। कि अगर किसी व्यक्ति के अगर माता निकल आई है तो उसको हवा के प्रभाव में आने से रोका जाता है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उसको बहुत तेज बुखार आएगी, उसको ओढ़ा पहना के रखते हैं और हवा के प्रकोप से उसको क्या करते हैं, बचाते हैं। एक रूम के अंदर ही उसको रखते हैं, वहीं पर उसका खाना पीना है वो चालू होता है। जैसे क्वारंटाइन कर देते थे ना कोविड के अंदर, कि ठीक है भाई साहब 14 दिनों तक अब तुम्हारी जेल हो गई है, अब तुम लोगों को यहीं रहना है और यहीं पर तुम्हारा खाना पीना है वो आ जाएगा। सेम एज इट इज वैसा का वैसा प्रकोप रहता है किसका, छोटी माता का। अगर ये बीमारी ठीक नहीं होती है, 10-15 दिन के बाद भी अगर ये बीमारी धीरे धीरे फैलती है, तो यही जो छोटे छोटे दाने हैं वो बड़े बड़े चकत्तों के रूप में, बड़े बड़े चेक्स के रूप में उभरना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। और फिर उनके अंदर पेन होता है और कहीं ना कहीं इंसान है वो इस छोटी माता से कौन सा रूप ले लेती है, बड़ी माता। और इस बड़ी माता के अंदर इंसान है वो 99% केस के अंदर क्या हो जाता है, मर जाता है। ये भी एक बहुत भयंकर महामारी के रूप में उभरा है। संक्रामक रोग है, सिर्फ और सिर्फ छूने से ही रोग क्या होता है, फैलता है। फिर अपन बात करते हैं इस चेचक के टीके की जो खोज करी थी सबसे पहले, इस पूरे की पूरे दुनिया में ही जो वैक्सीनेशन का जो डिस्कवर किया था वो किया था एडवर्ड जेनर ने। अगर अपन बात करते हैं वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी अगर पूछ लिया जाए, टीकाकरण, तो ये जो टीकाकरण है इसकी खोज किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने। किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने। और इस एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली बार कौन से टीके की खोज करी है, इस चेचक के टीके की खोज करी है। अगर अपन बात करते हैं इस चेचक का जो वायरस होता है वो होता है वेरियोला वायरस। कौन सा, वेरियोला। और इसी का दूसरा नाम है वेरिसोला। और इसका जो टीका बनाया था वो बनाया था वेरियोला वैक्सीन। कौन सा बनाया था, वेरियोला वैक्सीन। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई तुम्हें अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर, ध्यान से याद रखना है इसको। कि चेचक के टीके की खोज किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने। इस पूरी दुनिया में ही टीकेकरण वैक्सीनेशन की खोज किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने। दैट्स व्हाई एडवर्ड जेनर इज नोन एज फादर ऑफ वैक्सीनेशन। इसीलिए इस एडवर्ड जेनर को अपन बोलते हैं टीकेकरण का जनक। और कौन सा टीका लगा की खोज करी थी इसने, वेरियोला वैक्सीन। वायरस कौन सा है, वेरियोला या वेरिसोला। और इसी के वायरस के नाम पर इसने क्या निकाल दिया, इसके टीके का नामकरण निकाल दिया। लिखो, वायरस से होने वाली डिजीज। ये ट्रिक लिख लेना सबसे पहले, ट्रिक तो याद हो जाएगी ना तुम लोगों को, हो गई। मतलब बीमारी तो है तुम्हारे अंदर भी। वो छोटा रूप है या बड़ा रूप है, कुछ कुछ बच्चे तो मुझे एंटीबॉडी जैसे नजर आते हैं इसमें। सभी रोगों से लड़ने की क्षमता, एकदम न्यूट्रल, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कोई मतलब नहीं है उनको। कुछ पूछो तो भी उनका मुंह नहीं खुलता, कुछ नहीं पूछो तो भी मुंह नहीं खुलता। फिर मैं ही अपने मन को समझा लेता हूँ, हो सकता है बहुत बड़ी महामारी उभर कर आएगा ये। बस यही बचा है तुम्हारे साइंस में अब, बॉटनी बची है। बॉटनी हो जाएगी अपने पास, 3 से 4 दिन की बॉटनी है। फिर बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारे, केमिस्ट्री बचेगी। केमिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने हैं तुम्हें। और 4 चैप्टर में पूरी की पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे अपन। पीरियोडिक टेबल हट चुकी है तुम्हारे सिलेबस से, एनसीईआरटी से ही हटा दिया है पीरियोडिक टेबल को, तो अब दिमाग ही नहीं लगाना। पहले केमिस्ट्री में मैं 2 ही चैप्टर पढ़ाता था, एक पीरियोडिक टेबल और एक केमिकल रिएक्शन। बस क्वेश्चन 100% वहीं से आते थे। और इधर से अपने पॉलिटी का सेक्शन हो ही जाएगा, फिर तो हो जाएगी तुम्हारी जीके कंप्लीट। ज्योग्राफी तो हो गई ना तुम्हारी।
ये दुख काहे खत्म नहीं होता। हाँ, और भी बोल दो प्रीवियस ईयर पेपर। फिर ये भी बोल देना सर आप ही चल जाना मेरी जगह पेपर देने। स्टैटिक भी कोई नहीं करवाता सब जगह ही। और सब्जेक्ट अपने चार ही होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और एक रेलवे वालों के लिए मेन है, वो है साइंस। मॉक टेस्ट लगाते हो नहीं लगाते हो? वीक में एक बार तो होता ही है। 100 प्लस आता है क्या किसी का स्कोर? 100 प्लस आता है क्या स्कोर 200 में से? अभी तो अच्छा मौका दिया है एसएससी ने तुम्हें। कम से कम ऐसे मान के चलो अगस्त तक स्टार्ट होने के चांसेस है सीजीएल प्रीलिम्स। अगस्त से पहले तो नहीं होगा। और अगर गलती से जून में अगर एनटीपीसी का पेपर आ गया तो जून और जुलाई, और जुलाई के अंदर एनटीपीसी का है वो 12th लेवल वाला फिर पेपर करवाएगा, यानी अगस्त 15 अगस्त के बाद में ही मान के चलो तुम सीजीएल प्री का। तो जहाँ तक है वहाँ तक है अपने पास 3 महीने हैं। कोर्स तुम्हारा ऑलमोस्ट हो चुका है, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, बार बार प्रैक्टिस करो। अच्छा मौका है, कम से कम 15,000 वैकेंसी आएगी इस बार। अलग अलग डिपार्टमेंट वैकेंसीज देना स्टार्ट हो गया है, 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी अलॉट हो चुकी है। और 10,000 वैकेंसी तो 4200 और 4600 पे ग्रेड पर आएगी। द स्टार्टिंग सैलरी 8th पे लगने के बाद 1 लाख रुपए होगी तुम्हारी। तो अगर अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हो तो आज तुम्हें बुरे दिनों से लड़ना ही लड़ना पड़ेगा भाई, वरना तो कुछ मतलब नहीं है। तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे मैंने, हजारों बच्चे मैंने पढ़ के निकाल दिए, सिर्फ और सिर्फ गिने चुने बच्चे ना वो सेलेक्ट होते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है, एक 50 बच्चों की क्लास में, 100 बच्चों की क्लास में अगर 2 बच्चे पास होते ना तो गलती 98 की है, उन 2 की नहीं है। क्योंकि वो 2 है उन्होंने भी तो मेहनत करी है। तो बाकी जो 98 है उन्होंने मेहनत नहीं करी है। टीचर वही रहता है सेम, वो एक ही कंटेंट पढ़ते हैं, एक ही चीज़ पढ़ाते हैं। चलो 2 मिनट का ब्रेक है, फिर पॉलिटी स्टार्ट करेंगे अपन। ये भर लाना। एनटीपीसी का कितने बच्चे देंगे एग्जाम? तो तुमने नहीं भर रखा क्या कोई फॉर्म? पीछे वाला कहाँ गायब था इतने दिन? हाँ, गांव को यहीं बुला लेता, मैं ही देख लेता तेरा गांव। कौन सा है तेरा गांव? ये तो बच के रहना पड़ेगा भाई। गांव को भी एक्सप्रेशन के साथ बता रहा है क्या? इतने समझदार बच्चे हैं ना आज के। तुम लोग हमारे टाइम में रहते तो मेरे को ऐसे कभी कभी अफसोस होता है कि तुम्हारा होता ही क्या। जब हम लोग तैयारी करते थे तो हमारे टाइम में मॉक टेस्ट ही नहीं होता था, बताओ। ऑनलाइन तो जैसा कुछ था ही नहीं। 2016-17 के अंदर कंपटीशन में ऐसा था कि ऑफलाइन में वो नोट्स लिखा दिए ना सर ने, बस वही है हमारे लिए हथियार। उसके अलावा कोई दूसरा सोर्स ही नहीं था हमारे पास, कंटेंट ही नहीं था। जीके के नाम पर एक ही किताब चलती थी बस उस टाइम, लूसेंट रट लो, वो लूसेंट आज भी चलती है। लेकिन उसको रटना भी आसान नहीं है। अभी तुम्हारे पास दुनिया भर के ऑप्शन है, हजारों ऑप्शन है तुम्हारे पास।
ऑनलाइन भी तुम लोग देखोगे तो कम से कम तुम्हें 10,000 से ज़्यादा एजुकेटर्स है वो मिल जाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे, सेम सब्जेक्ट के। तुम्हारी जो इच्छा हो ना, जहाँ से तुम्हें चीज़ें समझ में आती है ना, वहाँ से बच्चा पढ़ सकता है। इसीलिए बच्चा बैठा बैठा इतना ज़्यादा पढ़ रहा है, और वो कट ऑफ इसीलिए ज़्यादा हाई जा रही है। हमारे टाइम में कट ऑफ जाती थी 105 110 प्री की। हाँ, जनरल की इतनी जाती थी 110 112 बस। और SC ST वाले तो 60 65 नंबर पे पास हो जाते थे। प्रीलिम्स के भी नंबर जुड़ते थे हमारे टाइम में। हाँ, रीजनिंग मैथ करके आ जाओ आराम से। SC ST वाले तो मौज करो। अभी भी SC ST वालों के लिए तो यही है, दो ही सब्जेक्ट पढ़ो, मैं तो रीजनिंग 100 में से 100 कर दो। बाकी उधर आराम से तुम लोग 20 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे तो 80 में से ले दे के 20 नंबर तो आ ही जाएंगे तुम्हारे कटपीट के। 120 में तो गंगा नालोगे तुम लोग SC ST वाले। और फिर SSC नॉर्मलाइजेशन में भी तो बढ़ाएगी 10 15 नंबर। चलो आ जाओ, पॉलिटी स्टार्ट करते हैं अपन। और अपन पॉलिटी में पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट। बताओ सुप्रीम कोर्ट समझ में आया क्या? यस या नो? सुप्रीम कोर्ट के अंदर